ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए है, ठीक है, उसका पार्ट 16 सॉल्व करने वाले हैं। यह जो है आपका आईटीआई सेकेंड ईयर में है। कौन सी ट्रेड के लिए है? तो जितनी भी 2 वर्षीय ट्रेडें होती हैं उनमें सेकेंड ईयर में यह जो सब्जेक्ट है वो कॉमन होता है, ठीक है। ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड, ठीक है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वायरमैन, इस टाइप की जो भी ट्रेडें हैं आपकी, एमएमबी हो गया, टर्नर मशीनिस्ट, ठीक है, उनमें यह कॉमन रहता है। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप इस वेबसाइट से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर जाइए और आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। वर्कशॉप कैलकुलेशन के अलावा आप थ्योरी वगैरह के भी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकार में परिवर्तन और पदार्थ के मूल आकार के बीच का अनुपात क्या है, ठीक है। कह रहा है आकार में परिवर्तन और पदार्थ के मूल आकार, मतलब कोई वस्तु है उसके आकार में परिवर्तन होता है और उसका जो मूल आकार होता है, दोनों के बीच जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसको क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक दो चीजें जो भी है सबके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा। थोड़ी नई चीजें आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जिसको भाई जल्दबाजी हो पीडीएफ डाउनलोड कर ले और वहां से अपना आंसर एबीसीडी देख ले, और जिसको समझना है वो वीडियो को अच्छे से देखे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात कर रहा है, देखिए जो विकृति होती है ना, ये विकृति का मतलब ये होता है कि विकृति बराबर क्या होता है आपको, विकृति को हम लोग ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ई से, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इसके बराबर होता है आकृति में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन बटे पदार्थ का मूल आकार, कि इसके मूल आकार क्या था और परिवर्तन क्या हुआ, ठीक है। या फिर कह सकते हैं प्रारंभिक आकार, कि पहले वाला आकार क्या था और बाद में परिवर्तित होकर क्या हो गया। जो हमारी विकृति होती है यह इस तरह से आपने देखा, इस फार्मूले से पता चला कि ऑप्शन हमारा बी वाला सही है, कि आकार में परिवर्तन और पदार्थ के मूल आकार के बीच का अनुपात क्या होता है, विकृति होती है। और यहाँ पे हम लोग विकृति जो होती है हमारी अलग अलग टाइप की होती है, 3 टाइप की जनरली होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल विकृति। कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल विकृति, स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब विकृति होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। इसको हम लोग जनरली ई से ही दिखाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वाले को ई से ही दिखाते हैं। उसके बाद जो होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक भी होता है और शियर स्ट्रेन भी होता है। कर्तन विकृति, शियर स्ट्रेन, कर्तन विकृति, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, सॉरी इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फाई ये वर्ड होता है ना, फाई। कर्तन विकृति को फाई से डिनोट किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति। वॉल्यूमेट्रिक मतलब आयतन हो गया, वॉल्यूम का मतलब ही आयतन होता है, स्ट्रेन मतलब आयतन विकृति होता है, ठीक है। इसको ई वी से दिखाते हैं। ई तो भाई आप लोग जानते थे विकृति के लिए था, नॉर्मल विकृति के लिए, लॉन्गिट्यूडिनल के लिए, नॉर्मल विकृति के लिए वी लगा दिया हमने, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, ई वी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 विकृतियां होती है हमारी। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबाई में जब विकृति होती है, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई यहाँ पे फिक्स चीज है और इसमें हमने एक छड़ को लटका दिया, यह क्या हो गई हमारे पास, एक छड़ हो गई। छड़ का जो है लंबाई मान लेते हैं हमारा क्या है, इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, यह हमारे पास यल है, इसकी ओरिजिनल लेंथ हो गई, प्रारंभिक लंबाई हो गई। अब हम इसमें कोई क्या करते हैं, कोई वेट बांध देते हैं या कोई फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए डब्लू हमने भार लटका दिया, 20 kg का मान लीजिए भार लटका दिया हमने, ठीक है। अब क्या होगी, जो भाई ये छड़ है, जब इस पे आप बल लगाओगे तो उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ेगी, बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी। कोई भी ऐसी आकृति है जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसकी लंबाई मान लीजिए थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाएगी इस टाइप से, ये हो गया। और लंबाई ये कितनी बढ़ गई, तो ये लंबाई जो बढ़ी हुई है फोर्स लगाने की वजह से या भार लगाने की वजह से, हम मान लेते हैं कितना बढ़ गया, डेल्टा यल बढ़ गया। तो यही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यहाँ से आता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब लंबाई में, या इसी को हम लोग रेखिक भी, लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं, रेखीय विकृति, क्योंकि लंबाई में विकृति हो रही है ना, इसी को अनुदैर्ध्य विकृति भी बोला जाता है।
तो क्या हो जाता है, इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था ना आकार में परिवर्तन, मतलब परिवर्तन लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा एल बटे प्रारंभिक लंबाई एल, पहली वाली लंबाई यही थी ना, तो ये फार्मूला आ जाता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यही हमारी विकृति थी लॉन्गिट्यूडनल वाली। वैसे शियर स्ट्रेन होगा, ठीक है, इसमें जो होता है फाई हमारा ऐसे जनरेट होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि मान लीजिए कोई वस्तु है घनाभ टाइप का, इस टाइप का, तो हम क्या करते हैं कि इसका नीचे वाला जो सिरा है इसको फिक्स कर देते हैं, और ऊपर वाले सिरे में जो ऊपरी तल है ABCD, इस तल में F फोर्स लगाते हैं। तो जब हम F फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे, और नीचे वाला सिरा क्या है, हमने कर दिया है, फिक्स कर दिया है, इधर भी F फोर्स लगाते हैं, तो नीचे वाला सिरा क्या है, फिक्स है, बंधा हुआ है, तो भाई इस पे फोर्स लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऊपरी सिरे पे जब हम यह फोर्स लगाएंगे तो जो हमारी वस्तुएं होती है ना, वो कई लेयर में होती है। कैसे होती है, कई सारी लेयर में होती है। तो इसकी एक लेयर थोड़ी आगे की तरफ खिसक जाएगी, आगे की तरफ खिसक जाना मतलब थोड़ी सी कट के आगे चली जाएगी, यहां आ जाएगा, यह वाला जो हिस्सा होगा यहां चला जाएगा, तो फिर इस पे हमारी क्या होगी, नई आकृति बन जाएगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारा क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो यह जो था हमारा, मान लीजिए यहाँ पे कोई ABCD था, मान लीजिए अगर F था और ये C था, तो यहाँ पे क्या हो गया, अलग आकृति C डैश हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए ये G था, तो यहाँ पे D है, तो यहाँ पे D डैश, मतलब थोड़ी आगे तिरछी बढ़ गई। तो पहले यहाँ था, बाद में यहाँ चला गया, तो इसके बीच का ये जो एंगल होता है यही होता है फाई, और यही हमारा निकलता है क्या, कर्तन विकृति। ठीक है, तो ये चीज हमारा था। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। इस टाइप की वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, 40 इंपॉर्टेंट का डोज, उसको देख लीजिएगा एक बार, उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया है मैंने। ठीक है, ये तो हमने विकृति की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब बात होगी स्ट्रेस की, प्रतिबल क्या होता है, क्या स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है। तो जनरली हम प्रतिबल की बात करते हैं तो जब किसी प्रतिबल, ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं पहले। प्रतिबल स्ट्रेस, इसको दिखाते हैं P से, प्रतिबल तीव्रता या स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपान A होता है, मतलब बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रतिबल जो होता है दरअसल वो एक आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है। प्रतिबल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है ये, इस पर हम दोनों साइड F फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, भाई तनाव में आएगा, इधर भी F फोर्स लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे, तो ये वस्तु टूटेगी नहीं भाई। कोई जैसे इस चीज को मैं, ये पेन है, दोनों साइड से अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो ये वस्तु क्या है, टूट नहीं रही है। अगर ये टूट नहीं रही, इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स जरूर है कि जब हम इसको इधर बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो अंदर की तरफ खींच रहा है, तभी तो नहीं टूट रही है। अगर कोई फोर्स नहीं होता इसके अंदर तो जब हम खींचे तो टूट जाना चाहिए था। हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं या टूट नहीं रहा है, इसका मतलब जब हम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे थे तो यहाँ अंदर भी कोई था जो इसको, जब हम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो वह अंदर की तरफ खींच रहा था, अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा था। वैसे इधर जब हम बाहर की तरफ लगा रहे थे तो इधर ये अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा था। यही जो अंदर फोर्स उत्पन्न हो रहा है, यही हमारा क्या होता है, प्रतिबल होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है, जो कि बाहरी बलों का विरोध करता है। जब हम बाहर की तरफ खींच रहे थे तो यह अंदर की तरफ उत्पन्न हो रहा था। भाई हमने बाहर की तरफ जब बल लगाया तो अंदर क्या हुआ, स्ट्रेस उत्पन्न हो गया, वही प्रतिबल होता है। ठीक है, आप भी होता है कभी कभी घर में आप परेशान हो तो आपके दिमाग में भी स्ट्रेस हो जाता है ना। स्ट्रेस कब होता है, जब आप परेशान होते हो, कहते हो आज बहुत दिमाग स्ट्रेस में, आज दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो वो कब होता है, जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, जब बाहरी वातावरण में आपके आसपास के लोगों से आपको जो परेशानी होती है तो आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। वही चीज यहाँ पर भी है, जब लोग बाहरी, हम इस वस्तु के बाहरी वातावरण से छेड़छाड़ करते हैं, मतलब इस पे जब फोर्स लगाते हैं बाहर की तरफ, तो इसका विरोध करने के लिए अंदर एक बल उत्पन्न होता है, उसी को प्रतिबल कहते हैं। तो वही प्रतिबल होता है F अपान A की, हमने कितना बल लगाया और कितने क्षेत्रफल पर लगाया। तो एकांक क्षेत्रफल पर हम जो बल लगाते हैं वो प्रतिबल के बराबर होता है। ठीक है, इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक mm स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो जाएगा। या फिर कभी कभी बल का मात्रक किलोग्राम में दे देता है तो किलोग्राम, और अगर यह क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है तो किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर किलोग्राम प्रति mm स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से इसके हम मात्रक को भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला है आपको यहाँ पे पॉइजन रेशियो, पॉइजन अनुपात क्या होता है। ठीक है,
पॉइजन रेशियो की बात कर लेते हैं। देखिए सारे टॉपिक थोड़े नए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार थोड़ा आप अच्छे से देख लो ना, तो थोड़ा आपका क्लियर रहेगा, चीजें रटनी नहीं पड़ेगी। पॉइजन रेशियो क्या होता है? तो पॉइजन रेशियो को हम 1/m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? 1/m से डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉइजन रेशियो बराबर होता क्या है आपका? पार्श्व विकृति। क्या होता है? पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्व विकृति को क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, और यह क्या है? तो ये तो लॉन्गिट्यूडिनल, जिसकी हमने बात किया था अभी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अभी हमने पढ़ा था ना कि किसी छड़ पर जब हम फोर्स लगा रहे थे तो उसकी डेल्टा एल लंबाई बढ़ गई थी, तो वही है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेकिन इसमें एक नई चीज दिख रही, पार्श्व विकृति, जिसे लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसको मैं चलिए आगे बताता हूँ, आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी यहाँ ध्यान रख लीजिए कि पॉइजन रेशियो जो होता है, पॉइजन अनुपात जो होता है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका होता है लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या आप लोग जानते हैं? वही जो छड़ पे हमने फोर्स लगाया था, उसकी लंबाई डेल्टा एल बढ़ गई थी, तो हमने अनुदैर्ध्य विकृति निकाला था डेल्टा एल/एल, तो वही अनुदैर्ध्य विकृति है। पार्श्व विकृति अभी आगे आएगा, तो चलिए मैं उसको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक। सुरक्षा गुणांक क्या होता है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस अपान, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस। ये याद रखिएगा, वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट मतलब स्ट्रेस मतलब अधिकतम स्ट्रेस, जो अधिकतम स्ट्रेस उस पर लग रहा है, और वर्किंग स्ट्रेस मतलब जो बनाया गया होता कि कितना प्रतिबल सहन कर सकता है, कितना प्रतिबल आप अलाउेबल कर सकते हो कि कितना स्ट्रेस इस पे अलाउ किया गया है, कितना यह सहन कर सकता है, वो वर्किंग स्ट्रेस हो सकता है, वह वर्किंग स्ट्रेस होता है जिस पर वो काम करता है। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब वह अधिकतम प्रतिबल है वह जो उस पर काम करता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस, इसी को क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं, सुरक्षा गुणांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विकृति की इकाई क्या है? विकृति अभी हमने पढ़ा, कोई भी विकृति ले लीजिए कि जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वाला ही था, तो हमने क्या पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है मतलब दर्द विकृति है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर क्या था? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। यही तो था, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो मान लीजिए लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया? मान लीजिए जैसे मैंने बताया था कि यह एक फिक्स जगह है, यहाँ पे एक हमने छड़ लटका दिया, और फिर छड़ पे हमने जब कोई वजन लगाया, मान लीजिए 20 kg का, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई, इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई। मान लीजिए पहले इसकी लंबाई कितनी थी? 10 थी, बाद में बढ़ के कितनी होगी? 2 mm और बढ़ गई। पहले 10 mm थी, बाद में 2 mm और बढ़ गई। पहले कितना था? 10 mm था। जब हमने फोर्स लगाया तो छड़ की लंबाई 2 mm और बढ़ गई। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, तो आप कहोगे लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा एल के लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ? 2 mm का हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 mm बटे एल मतलब प्रारंभिक लंबाई। पहली लंबाई कितनी थी? 10 mm थी, तो 10 mm। यहाँ पे देखिए ऊपर भी mm है, नीचे भी mm है, mm कट गया, आपका क्या है? 2 × 5 = 10, 1/5 आ गया। कोई यूनिट आई आगे? कोई यूनिट नहीं है। दोनों mm की दोनों ऊपर भी लंबाई था, नीचे भी लंबाई था, तो भाई जब भी लेंगे लंबाई में दोनों मीटर आएगा या दोनों सेंटीमीटर आएगा, दोनों यूनिट आपस में कट जाएंगे, कोई यूनिट नहीं बचेगी। इसीलिए विकृति की इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन डी सही होगा, नो यूनिट, कोई इकाई नहीं होती। केजी प्रति सेमी स्क्वायर, तो मैंने बताया था स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस बराबर क्या था? प्रतिबल बराबर F/A। कभी कभी बल हमारा किलोग्राम में दे देता है और क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर में दे देता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। केजी प्रति सेमी स्क्वायर किसका हो सकता था? स्ट्रेस का हो सकता था। या फिर F का बल का मान किस में हो? न्यूटन में हो, तो यह न्यूटन हो जाएगा, बटे क्षेत्रफल अगर mm में, तो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर भी होता है, यह भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला कह रहा है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन का मूल लंबाई से अनुपात क्या है। ये तो अभी मैंने बताया ना कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब अनुदैर्ध्य विकृति, जिसको हिंदी में सुनना हो अनुदैर्ध्य विकृति, इसके बराबर ही तो था लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो हमने यही बताया था कि लंबाई में परिवर्तन मान लीजिए डेल्टा एल है, प्रारंभिक लंबाई एल है, तो यही हो जाता है हमारा क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यही पूछा है लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई, प्रारंभिक लंबाई कहिए मूल लंबाई कहिए ओरिजिनल लेंथ कहिए, वही बात हो गई। तो इनका अनुपात क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। और हमने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है कि अगर इस पे है यहाँ पे एक छड़ रखी हुई है और इस पर हमने फोर्स लगाया, इसकी लंबाई आगे बढ़ गई, यही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। लंबाई कैसे बढ़ रही है, एक रेखा में बढ़ रही है ना। लंबाई कैसे बढ़ रही है, क्षण कैसा होता है, एक रेखा जैसा ही तो होता है, और लंबाई एक रेखा में बढ़ भी रही है, तो मतलब रेखा टाइप का है, मतलब रैखिक विकृति है। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लीनियर स्ट्रेन भी कहते हैं, मैंने अभी पहले बताया भी था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लीनियर स्ट्रेन भी बोला जाता है क्योंकि एक रेखा में इसकी लंबाई बढ़ती है। तो रैखिक विकृति कहिए, लीनियर स्ट्रेन कहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहिए, या फिर अनुदैर्ध्य विकृति कहिए, चारों एक ही बात है। लेटरल स्ट्रेन क्या है, मैं अभी पीछे मैंने बोला ना कि इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसका तो ऑप्शन ए सही हो गया। मैं यहां पर आपको लेटरल स्ट्रेन भी बता देता हूं कि क्या होता है, ठीक है। यहां लेटरल स्ट्रेन भी देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए यह छड़ था हमारा, यहाँ पे कोई हिस्सा था यहाँ फिक्स है, और इस पे हम क्या करेंगे, एक छड़ को लटका देंगे। ये हमारे पास ये छड़ थी जिसको हमने लटका दिया था, ठीक है। ये छड़ होगी हमारा, एक ऐसी छड़ होगी, गोल छड़ होगी, गोल होगी ना। इसका डायामीटर कुछ होगा, भाई छड़ होगा तो इसका डायामीटर होगा, व्यास होगा। तो मान लेते हैं इसका व्यास या डायामीटर कितना है, इसका जो डायामीटर है या व्यास है वह कितना है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि वह डी है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर जब हम कोई फोर्स या बल लगा के डब्लू या कोई भार लटका दे रहे हैं 50 kg का, मान लीजिए 50 kg का, अब क्या होगा, इस छड़ की लंबाई में परिवर्तन होगा, छड़ की लंबाई बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान देना इस बात को कि जब इसकी लंबाई बढ़ेगी, भाई छड़ को जब आप खींचोगे, कोई भी चीज है मोटा सा, जब मैं इसे खींचूंगा, जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा ना, ये तो सीधी सी बात है। जब इसको हम खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, जब भाई लंबाई बढ़ेगी तो पतली होती जाएगी ना, तभी तो लंबाई बढ़ेगा। जब लंबाई बढ़ेगा तो इसका डायमीटर कम होता जाएगा, इसकी जस्ट विपरीत दिशा में। आ रही बात समझ में। और अगर इसको मैं दबाऊं, कंप्रेस करूं, तब इसकी लंबाई कम होगी, जब लंबाई कम होगी तो इसका डायमीटर बढ़ने लगेगा, एक दूसरे के विपरीत काम करेगा। तो जब हम फोर्स नीचे को लगा रहे हैं तो क्या होगा, इसका डायमीटर थोड़ा कम हो जाएगा, इसका डायमीटर क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से छड़ पतली हो जाएगी और उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई कितनी बढ़ गई, तो वही ना, मान लीजिए हमने पहले इसकी लंबाई कितनी थी, एल थी, बाद में इसकी लंबाई कितनी हो गई, तो बाद में मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है डेल्टा एल बढ़ गई। टोटल लंबाई एल प्लस डेल्टा एल होगा, कितनी लंबाई बढ़ी है, डेल्टा एल बढ़ी है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह लीजिए, अनुदैर्ध्य विकृति कह लीजिए, लीनियर स्ट्रेन कह लीजिए। तो लीनियर स्ट्रेन हो गया कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लेकिन लेटरल स्ट्रेन क्या है, तो हम यहां पर देख रहे थे, यहां पे ध्यान देना आप कि जब हम फोर्स को हम नीचे की तरफ लगा रहे थे, जब नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे थे तब तो लंबाई नीचे की तरफ बढ़ी ना। लेकिन हमने देखा कि जब लंबाई नीचे की तरफ बढ़ रही थी तब यहां पे इसका डायमीटर कम हो रहा था, डायमीटर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, जबकि हम वहां पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे। हमने फोर्स तो यहां लगाया ना, फोर्स हम यहां लगा रहे। 500 विकृति, ध्यान से समझना, 500 विकृति मतलब समझ लीजिए पीछे की विकृति, जो कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं। 500 विकृति मतलब क्या, पीछे की विकृति। हमारा पूरा फोकस तो यहाँ पे था कि हमने नीचे को भाई इससे फोर्स लगाया और इस छड़ की लंबाई बढ़ने लगी, हम यहाँ फोकस किए हुए हैं। लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे कि इसके पीछे एक और विकृति चल रही है जिसको 500 विकृति कहते हैं। पीछे की विकृति मतलब 500 विकृति। इसमें क्या हो रहा था कि जब लंबाई बढ़ रही थी तो इसका डायामीटर कम हो रहा था बिना फोर्स लगाए, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन यहां पर भी विकृति हो रही थी। इसका देखिए क्या हो, डायमीटर कम हो गया था, डायमीटर इससे कम हो गया था,
डायमीटर इस छड़ का कम हो गया। कितना कम हो गया था? तो भाई इधर ये जो हिस्सा है और इधर, तो अगर पूछे कि इसका डायमीटर कितना कम हुआ तो हम बोलेंगे इसका डायमीटर डेल्टा डी कम हो गया। डायमीटर में कितना परिवर्तन हुआ? डेल्टा डी का परिवर्तन हुआ। ठीक है, पहले डी था, बाद में कितना का परिवर्तन हुआ? तो डेल्टा डी कम हो गया। डायमीटर उसका कितना कम हुआ? डेल्टा डी कम हुआ, मतलब डेल्टा डी का परिवर्तन हुआ। तो हमने देखा कि जिधर हम फोर्स लगा रहे थे इसके लंबवत दिशा में, हम फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं और हमारी विकृति कैसे हो रही थी? भाई फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे थे और विकृति ऐसे ऐसे हो रही थी, मतलब फोर्स के लंब दिशा में। इसीलिए जो पार्श्व विकृति होती है वो बल के क्या होती है? लंबवत दिशा में पार्श्व विकृति होती है। हम फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे थे और विकृति हमारी ऐसे ऐसे हो रही थी, इसके लंबवत में हो रही थी। तो विकृति यहाँ पे जो कम हो रही थी इसी को बोलते हैं क्या? लेटरल स्ट्रेन। आई बात समझ में? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर पूछता हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तब तो हम बता देते कि डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लेकिन लेटरल स्ट्रेन क्या है? लेटरल स्ट्रेन जो कि उसके पीछे चल रहा था, लेटरल स्ट्रेन वह होगा डेल्टा डी, मतलब व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास। ये होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन। आया समझ में ना? जो कि पीछे चलता है उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाते, हम इधर काम कर रहे होते हैं और वो अपने आप कम हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है? आयतनिक विकृति। ठीक है, इसमें पूरा आयतन ही दिखाता हूं मैं हल्का सा आपको। जब आयतन में परिवर्तन हो, किसमें परिवर्तन हो? आयतन में परिवर्तन हो। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई बॉक्स है, अब इस पर क्या करें? हम इस पर फोर्स लगाएं। इधर फोर्स लगा लीजिए, इधर फोर्स लगा लीजिए, इधर लगा लीजिए, चारों दिशाओं में लगा दीजिए या दो दिशा में लगाई, किधर भी लगाई। अगर हम हर तरफ फोर्स लगा खींचेंगे तो क्या होगा? इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें बढ़ेगी। इस बॉक्स का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज बढ़ेगा। जब तीनों बढ़ेगा तो मतलब आयतन ना, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर इस बॉक्स पे जब हम कई तरफ फोर्स लगा करके उसको खींचते हैं तो उसके या दबाते हैं, खींचेंगे या दबाएंगे, दोनों केस में क्या होगा? इसके आयतन में परिवर्तन होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बढ़ेगी या तीनों घटेगी। जब कंप्रेस करेंगे घटेंगी, जब खींचेंगे तो बढ़ेगी। तो उस केस में मतलब इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तब वही कहलाता है हमारा क्या? आयतनिक विकृति। ठीक है, EV इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतनिक विकृति बराबर होता है इसके आयतन में परिवर्तन, डेल्टा भी आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन या कह लीजिए मूल आयतन। आई बात समझ में? पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो की हमने पीछे बात किया था। पॉइजन रेशियो को 1/m से डिनोट करते हैं और इसके बराबर होता है आपका लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन जिसे पार्श्व विकृति कहते हैं, बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यही था ना? लेटरल स्ट्रेन क्या था? जब हम छड़ पे बल लगा रहे थे तो उसकी लंबाई बढ़ रही थी, लेकिन उसके लंब रूप दिशा में एक और विकृति काम कर रही थी जिसकी वजह से उसका व्यास घट रहा था। जब लंबाई बढ़ रही थी छड़ की तो उसका व्यास घट रहा था। तो जो व्यास घट रहा था वहां पे जो विकृति हो रही थी, जो पीछे विकृति हो रही थी, उसी को पार्श्व विकृति कहते हैं। याद कर सकते हो आप, लेटरल स्ट्रेन को पार्श्व विकृति कहते हैं और पार्श्व विकृति मतलब पीछे की विकृति। इससे आपको याद रहेगा, पार्श्व विकृति मतलब पीछे की विकृति। जब हम आगे लंबाई बढ़ा रहे हैं तो पीछे जो डाया कम हो जा रहा था वो वाली विकृति पार्श्व विकृति होती है। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आप जानते ही हो कि भाई लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई या कह लीजिए मूल लंबाई। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी। नेक्स्ट चलेंगे, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के बीच का अनुपात क्या है? यही तो मैंने बताया कि पार्श्व विकृति मतलब लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपान अनुदैर्ध्य विकृति मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो हमने बताया पॉइजन रेशियो कहते हैं। ऑप्शन जो डी है हमारा, पॉइजन रेशियो। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है? तो हुक ने नियम दिया था, हुक ने नियम दिया था कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर, हुक ने क्या बोला था? कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर, प्रत्यास्था सीमा के अंदर मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी वस्तु का प्रतिबल उसके विकृति के अनुपाती होता है। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल जो होता है अनुपाती होता है किसके? विकृति की। यह हुक ने कहा था,
यहाँ पे प्रत्यास्था सीमा आ गया, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। प्रत्यास्था सीमा मतलब इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि कोई वस्तु, जैसे भाई किसी वस्तु पे हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पर उसकी आकृति बदल जाएगी, पर जैसे ही फोर्स हटाए वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए तो प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है, इलास्टिक वस्तु कहलाती है, प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, प्रत्यास्था सीमा क्या होता है कि भाई जैसे रबड़ है, आप उसको एक लिमिट तक खींचोगे, छोड़ोगे, वापस आ जाएगा, पर एक लिमिट से ज्यादा अगर आप फोर्स लगा दोगे तो वो रबड़ टूट जाएगा, मतलब उसमें अस्थायी विकृति हो जाएगी, अब वो बदल गई उसकी आकृति, अब वो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। अगर उस पर आप एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो रबड़ टूट जाएगा, उसकी आकृति बदल जाएगी। अब ऐसा नहीं कि आप फोर्स लगाओगे तो वो रबड़ दोबारा जुड़ जाएगा, टूट गया तो टूट गया, ठीक है, टूट गया तो टूट गया, फिर काम खत्म। तो वो प्रत्यास्था लिमिट के बाहर हो जाता। तो वही कह रहा है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर होना चाहिए, वहीं तक फोर्स लगाना है जहां तक कि हम जब छोड़ दे तो वह वापस आ जाता है। अगर प्रत्यास्था सीमा के अंदर हम किसी वस्तु फोर्स लगा रहे हैं तो वही बात कर रहा है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर हुक ने बताया था कि जो प्रतिबल होता है किसी वस्तु का वह विकृति के अनुपाती होता है, मतलब जितना ज्यादा प्रतिबल बढ़ेगा उतना ही ज्यादा विकृति होगा, और जितना कम प्रतिबल उतनी कम विकृति। तो यहां से आ जाता है हमारा प्रतिबल को ऐसे P से दिखाते हैं, अनुपाती विकृति को E से दिखाते हैं। अगर हम दोनों को बराबर लिखना चाहें तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है, स्थिरांक आ जाता है, कांस्टेंट इंटू E रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट बराबर अगर लिखना चाहें, कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, E का गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा P अपान E। P मतलब प्रतिबल, E मतलब विकृति, सीधा प्रतिबल और विकृति है हमारा। ठीक है, इस कांस्टेंट को हुक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुक कांस्टेंट, क्योंकि ये हुक ने नियम दिया था। और इसी को जो P अपान E का अनुपात है इसी को हुक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसी P बटे E के अनुपात को, मतलब प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात को क्या बोला जाता है, यांग मॉडुलस भी बोला जाता है, यांग मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस भी बोलते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग प्रत्यास्था क्या बोलते हैं, यंग मापांक, यहाँ लिखा है ना यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस क्या है, यही है, देखिए हुक का नियम जो होता है ना, तो हुक का नियम से हमारा P अनुपाती ही आता है, और प्रतिबल मतलब अनुपाती होती है विकृति के, तो वहां से हम P अपान E करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हुक कांस्टेंट कहते हैं, और इसी हुक कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस बोलते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब सीधा प्रतिबल और सीधी विकृति, मतलब जो नॉर्मल प्रतिबल विकृति है, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, और इसको कैपिटल E से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही है, यंग मापांक को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल E से। यंग मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है, प्रत्यास्था मापांक भी बोला जाता है, और इसको कैपिटल E से डिनोट करते हैं। कैपिटल E बराबर क्या होगा, कैपिटल E बराबर होगा आपका P अपान E। आई बात समझ में, ये चीज हो गया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आगे वीडियो में मैनेज करना आप लोग, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीजें आपको मैं इसमें क्लियर कर दूं। ठीक है, ठीक, तो हमने यहां देखा E बराबर क्या आ गया था हमारा, P अपान E आ गया था ना। ठीक है, अगला क्या है, बल्क मॉडुलस। ठीक है, देखिए यंग मॉडुलस हो गया, हुकला हो गया, पॉइजन रेशियो हो गया, बल्क मॉडुलस है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस हो गया। ठीक है, आपका होता है शियर होता है ना, कर्तन मापांक होता है। क्या होता है, कर्तन मापांक बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कर्तन मापांक क्या होता है, इसको G या C से डिनोट करते हैं, G से या फिर C से डिनोट करते हैं। इसके बराबर होता है कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति। ठीक है, कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति बोलते हैं। कर्तन प्रतिबल को हम Q से डिनोट करते हैं, और कर्तन विकृति को हमने बताया था फाई से डिनोट करते हैं।
ठीक है। कर्तन प्रतिबल मतलब ऐसा प्रतिबल जो किसी चीज को तोड़ रहा हो या काट रहा हो या जहां पे शियर हो रहा है, जब बल लगाने पे वहां पे शियर होता है तो कर्तन प्रतिबल होता है, और वहां पे जो विकृति उत्पन्न होती है वही कर्तन विकृति होती है। अभी जो मैंने आपको फिगर बना के बताया था ना, वही चीज है ये, ठीक है। इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्तन मापांक को, यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं कर्तन मापांक को, ठीक है। जो मैंने आपको फिगर नहीं बनाया था पहले कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके नीचे वाला हम सिरा क्या करें, फिक्स कर दें, नीचे फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। अब इस पे इधर या फोर्स लगाएं तो चूंकि ये सिरा फिक्स है या बंधा हुआ है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जो ऊपर वाली आकृति होगी, मैंने बताया था नहीं, या क्या होगा, एक बॉक्स टाइप का होगा, तो ये ऊपर वाली आकृति थोड़ा आगे की तरफ खिसक जाएगी, थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाएगी, यहाँ आ जाएगी और यह खिसक करके यहाँ आ जाएगा। तो इस फोर्स की वजह से या क्या, इसमें कर्तन हो गया, इस वस्तु के ऊपरी सिरा जो था वह कट करके थोड़ा आगे चला गया। इस फोर्स की वजह से यहाँ पे जो अंदर प्रतिबल उत्पन्न होगा वह कर्तन प्रतिबल होगा, क्योंकि वस्तु यहाँ पे क्या हो रही है, शियर हो रहा है, वस्तु में कटाव हो रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स उत्पन्न होगा इसके विपरीत दिशा में इस फोर्स के, वही क्या होगा, कर्तन प्रतिबल होगा। कर्तन प्रतिबल जिसे हम किससे दिखा रहे थे, क्यू से डिनोट कर रहे थे। और यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, AC था, अब A से यहाँ A' हो जाएगा, BD था तो यहाँ B', या खिसक करके यहाँ चला गया। तो जो ये एंगल बनता है इसी को हम फाई से दिखाते हैं, मतलब यही हमारी कर्तन विकृति होता है। इस बल की वजह से जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है कटाव में वह कर्तन प्रतिबल, और यह जो एंगल बना है यहाँ पे वही क्या होती है, कर्तन विकृति होती है, ठीक है। यही हो गया हमारा चीज। और लास्ट है आपका बल्क मॉडुलस, या फिर इसको वैल्यूम मॉडुलस भी बोलते हैं, आयतन मापांक। बल मापांक को और क्या, सॉरी बल्क मापांक को और क्या बोलते हैं, आयतन मापांक भी बोलते हैं, बल्क मापांक, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी यहीं क्लियर हो जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मॉडुलस, आयतन मापांक, आयतन मापांक भी बोला जाता है। आयतन मापांक को किससे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल के से दिखाते हैं। आयतन मापांक बराबर क्या होगा, तो K इक्वल टू होता है आपका सीधा प्रतिबल, या फिर कह लीजिए वॉल्यूम स्ट्रेस, आयतन प्रतिबल, सीधा प्रतिबल भी कह सकते हैं या वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। नॉर्मल ही प्रतिबल होता है, इसे हम P से ही दिखाते हैं। नॉर्मल प्रतिबल जो हमारा होता है ना, जो इसमें था, वही वॉल्यूम स्ट्रेस बटे आपका, ठीक है, आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति होता है, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, आयतन विकृति होता है। और आयतन विकृति को मैंने आपको बताया था EV से दिखाते हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि बल्क मापांक K इक्वल टू P/EV होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो ये सारे फार्मूले हमारे हो गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए। आपने देखा लोग बार बार यूज कर रहे थे कि अगर मान लीजिए यह कोई फिक्स सिरा है, यहाँ पर कोई छड़ लटकाई गई है, तो इसका प्रारंभिक लंबाई क्या है, तो हमने बताया कि प्रारंभिक लंबाई L है। बाद में इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, किस वजह से, जब हम यहाँ पे कोई फोर्स लगा देते हैं तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होकर लंबाई इसकी बढ़ जाती है, लंबाई इसकी बढ़ जाती है। जो लंबाई में परिवर्तन हुआ था उसको हम डेल्टा L से दिखाते हैं। यही तो हम लोग बार बार बात कर रहे थे। वही यहाँ पूछा भी कि लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किसका, डेल्टा L यूज करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। L प्रारंभिक लंबाई के लिए होता है या मूल लंबाई के लिए होता है, किसके लिए होता है, या मूल लंबाई के लिए होता है या प्रारंभिक लंबाई के लिए होता है। जबकि E जो होता है हमारा, यह विकृति के लिए होता है। किसके लिए होता है, E हमारा जो है विकृति के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। अगला है प्रतिबल का अनुपात कौन सा है। प्रतिबल का अनुपात कौन सा है, हमने शुरू में ही पढ़ा था। प्रतिबल मतलब P इक्वल टू F/A। F क्या था हमारा, बल था बटे क्षेत्रफल। मैंने बताया था कि बल, जब बल को फोर्स के रूप में देगा तब हमारा मात्रक न्यूटन प्रति mm स्क्वायर था, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। लेकिन कभी कभी बल को
किलोग्राम के भी रूप में देता है। किलोग्राम मतलब लोड के रूप में। जैसे मैं बोल रहा था ना कि यह छड़ है और इस छड़ पे हमने 20 केजी का बल लगाया, 20 केजी का बल मतलब एक तरह से भार लगाया, तो उसको बल के रूप में भी लेते हैं। मतलब जब लोड के रूप में भी दे सकता है तो लोड बटे क्षेत्रफल लिख देंगे। बल बटे क्षेत्रफल लिखिए या लोड बटे क्षेत्रफल लिखिए, दोनों एक ही बात है। जब लोड बटे क्षेत्रफल होता है तो लोड मतलब भार होगा केजी में होगा, तब केजी प्रति, अगर क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यह फार्मूला देखिए, प्रतिबल का अनुपात कौन सा है, बल बटे क्षेत्रफल या लोड बटे क्षेत्रफल, दोनों एक ही बात है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला जो है लोड बटे क्षेत्रफल, लोड मतलब भार, भाई पहला ऐसे ही हो जाएगा ना। बल बटे क्षेत्रफल दिया होता तब भी सही होता, या भार बटे क्षेत्रफल कह रहा है तब भी वही बात है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रिविट्स पर कौन सा बल कार्य करता है। रिविट्स आप लोग जानते हैं, ठीक है। अभी इसके आगे क्वेश्चन सेम उसी टाइप का फिगर वाला भी है। भाई दो प्लेटों को जोड़ने के लिए हम रिविट का यूज करते हैं। मान लीजिए एक प्लेट ए हो गई और दूसरी प्लेट ए हो गई, इसकी नीचे रखी गई है। इन दोनों प्लेट को हम कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों प्लेट को एक रिविट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये रिविट हो गई हमारी, इधर और इधर। जब यहाँ पे कोई फोर्स काम करेगा दोनों प्लेटों पे, मान लीजिए टेंसाइल फोर्स काम करता है तो इस पे एफ फोर्स इधर को काम करेगा और इस वाले पे एफ फोर्स इधर को काम करेगा। ऊपरी प्लेट ऊपर की तरफ खींची जाएगी और निचली प्लेट नीचे की तरफ, समझ रहे हैं ना। यह प्लेट इस साइड को खींची जा रही और यह प्लेट इस, मतलब इस पे असंरेखित बल लग रहे हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे एक ही प्लेट रहती थी और इस पर इधर यह फोर्स काम करता था और यह फोर्स इधर काम करता था, मतलब दोनों फोर्स एक ही रेखा पर काम करते थे, तो संरेखण फोर्स से। तो इस केस में क्या होता था कि अंदर यहाँ पे विपरीत दिशा में स्ट्रेस उत्पन्न होता था, एक आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता था और इसी को हम क्या बोलते थे, स्ट्रेस बोल देते थे। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि दो प्लेटें उन्हें रिविट के द्वारा जोड़ा गया है। दो प्लेटों को रिविट के द्वारा जोड़ा गया है और दोनों प्लेट पे फोर्स काम कर रहे हैं, इस पे इधर और इस पे इधर। इसका देखिए फोर्स इधर चला जा रहा है, इसका इधर, मतलब असंरेखित फोर्स है, दोनों अलग अलग रेखा पे काम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब दोनों पे प्लेटों पे जब फोर्स लगेगा तो इनका जो भाई एक्चुअली उत्पन्न होगा वो कहां पे होगा, इस रिविट के सैंक पर होगा और रिविट यहां से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, या कह दीजिए रिविट कट जाएगी। हो जाएगा ना भाई, जब इस प्लेट को इधर खींचोगे तो ये फोर्स पूरा कहां, इस रिविट के सैंक पर पड़ेगा और ये रिविट यहीं से क्या होगी, टूट जाएगी या कट जाएगी। तो इसी फोर्स को क्या बोलेंगे, शियर फोर्स, कर्तन बल होता है। ठीक है, तो रिविट्स पर कौन सा बल काम करता है, तो शियर फोर्स काम करता है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा, शियर फोर्स, कर्तन बल, क्योंकि भाई कट जा रहा है ना, यहां से टूट जा रहा है। कर्तन बल मतलब शियर फोर्स का मतलब कट जाना या टूट जाना। ठीक है, जब दोनों फोर्स हमारी दोनों प्लेटों पर काम किया तो इसके प्रभाव में यहाँ से रिविट टूट गई या कट गई, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स काम किया, शियर फोर्स काम किया। तो वही पूछा था कि रिविट्स पर कौन सा फोर्स काम करता है जब प्लेटों के द्वारा जोड़ी गई होती है, तो शियर फोर्स काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का प्रतिबल है। ये भी देखिए उसी टाइप से है, ये दो प्लेटें हैं, वही है, सेम क्वेश्चन ही आ गया। यहाँ पे फिगर बना के बस पूछ दिया कि भाई ये दो प्लेटें थी, इन्हें रिविट्स के द्वारा हमने जोड़ दिया है, इस पर इधर फोर्स काम कर रहा है, इस पर इधर फोर्स काम कर रहा है, तो फिर पूछ रहा किस प्रकार का प्रतिबल होगा। भाई वहां पे क्या था, शियर फोर्स था, और यहाँ भी वही होगा ना कि जब हम इसको इधर फोर्स लगाएंगे और इधर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जब इधर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होगा जो इधर को खींच रहा होगा, इस रिविट के सैंक को क्या करेगा, इधर को खींच रहा होगा। जब इधर को फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोधी बल होगा जो इसको इधर को खींचेगा, रिविट्स के सैंक को। तो देखिए यहीं पे दो भाग हो गए ना, आधा सैंक, आधा जो सैंक है ऊपर वाले सैंक के ये जो डायमीटर है ऊपर वाला हिस्से में इधर को बल लग रहा है, किधर को, इधर को, और जबकि उसी सैंक पर नीचे वाले हिस्से में इधर को बल लग रहा है। तो दोनों में जब विपरीत दिशा में बल लगेंगे एक ही सैंक पे इधर और इधर, तो क्या होगी, रिविट यहां से टूट जाएगी। तो वहां पे इसका मतलब क्या होगा, कर्तन हो गया, कट गया, टूट गया, तो कर्तन प्रतिबल उत्पन्न हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रतिबल उत्पन्न हुआ, कर्तन प्रतिबल उत्पन्न हुआ, शियर स्ट्रेस। ठीक है, आगे है बल्क मापांक का सूत्र क्या है, इसको मैंने आपको पीछे ही बताया था। बल्क मापांक, जैसे कि बल्क मॉडुलस कहते हैं, या फिर इसी बल्क मापांक को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम मॉडुलस भी बोलते हैं, आयतन मापांक। वॉल्यूम मॉडुलस मतलब आयतन मापांक, दोनों एक ही बात है, बल्क मापांक कहिए या आयतन मापांक कहिए। ठीक है,
तो इसका फार्मूला क्या होता था, हमने आपको बताया था कि जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन तनाव प्रतिबल बटे स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, है ना। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस बटे कंप्रेसिव स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यही तो हमने बताया था कि जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो या नॉर्मल प्रतिबल हो और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उन दोनों का अनुपात हो। हमने बताया था ना, बल्क मॉडुलस को किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं, किससे, के से दिखाते हैं। और इनका जो होता है वॉल्यूम स्ट्रेस बटे वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। वॉल्यूम स्ट्रेस को नॉर्मल पी से दिखाते हैं, जबकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ई वी से दिखाते हैं। तो ये तो फार्मूला हमारा बनना था, पीछे मैंने बताया था। तो वही है, वॉल्यूम स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस या फिर वॉल्यूम मॉडुलस। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और ये देखिए शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कर्तन मापांक। यह जो डी वाला है यह किसका है, यह कर्तन मापांक का है। किसका है, कर्तन मापांक का फार्मूला है, मैंने पीछे ही बताया था आपको, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ी ये वीडियो लंबी हो गई होगी, मुझे भी लग रहा है, काफी टाइम हो गया। कौन सा नियम कहता है कि प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति की सीधी अनुपातिक होती है? कौन सा नियम कहता है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के सीधे अनुपातिक, मतलब प्रतिबल विकृति के अनुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के अनुपाती होता है। ये प्रतिबल हो गया, विकृति हो गई, और उसके बाद फिर क्या हुआ था, जब हमने इसके बराबर लिखा था तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया था, कांस्टेंट आ गया था और ई हो गया था। तो यहाँ पे कांस्टेंट बराबर क्या आ गया था, कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, और इसी कांस्टेंट को क्या कहते थे, हुक कांस्टेंट भी बोलते थे। इसका मतलब किसका नियम था, हुक का नियम था। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। वैसे भी आप देखो तो न्यूटन लॉ तो हो नहीं सकता, क्योंकि न्यूटन ने किसका नियम दिया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, न्यूटन ने मोशन का नियम दिया है, पर प्रतिबल के बारे में न्यूटन ने थोड़ा नियम दिया है। वैसे जूल का नियम है, ठीक है, जूल ने क्या था, यह जो है टेम्परेचर से रिलेटेड इन्होंने नियम दिया था, थर्मोडायनेमिक्स में इन्होंने नियम दे रखा है जूल ने। ठीक है, और चार्ल्स लॉ क्या है, तो चार्ल्स लॉ जो है इन्होंने गैस वाले में अपना नियम दे रखा है, दिया था ना, V1/T। कांस्टेंट प्रेशर पे जो आयतन होता है वह ताप के अनुपाती होता है। ये किसका है, चार्ल्स का नियम था। तो ये लोग तो अलग हो गए। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का किसने दिया है, वह हुक का नियम है, हुक ने दिया हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।